हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम PSPCL एडवर्टाइजमेंट नंबर 298/21 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता है कि जैसे अभी अभी न्यू रिक्रूटमेंट आई है, उसमें JEE, RA, ALM, ASSA और क्लर्क की पोस्ट की रिक्रूटमेंट की जानी है। तो हमने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि अभी हम इसके बारे में एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, जॉब प्रोफाइल, सैलरी वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम सभी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी और उनकी सैलरी क्या मिल रही है उनको, तो हम सब कुछ इसमें समझेंगे। तो चलिए भाई, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है RA की पोस्ट। देखिए, RA की पोस्ट का ये मैंने एग्ज़ाम पैटर्न लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें डिग्री लेवल के 70 क्वेश्चन आएंगे, GK के 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन। तो आपको जैसे ये पता है कि इसमें जो मेजर पोर्शन है वो क्या है, हमारा डिग्री लेवल क्वेश्चंस। देखिए, RA के पेपर में डिग्री के खुद के 70 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको अच्छे से आना चाहिए। और दूसरी बात रही इन 3 सब्जेक्ट्स की, तो देखिए, इसमें से आप बिल्कुल परफेक्ट नंबर नहीं ले सकते कभी भी। इनमें आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करना होता है। तो देखिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए। सबसे पहले आप इस सब्जेक्ट को देखिए। देखिए, ये क्या है, हमारा लॉजिकल रीजनिंग या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके हमारे पास 10 क्वेश्चन आएंगे। ये बिल्कुल एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल लॉजिकल बेस्ड होते हैं। इसमें कुछ भी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक बार 2 या 3 टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो सिमिलर टू क्लर्क के क्वेश्चंस के ही बराबर का होगा। तो अगर आपके पास इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप क्लर्क के क्वेश्चन पेपर की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसको कवर करना है। आपको इसमें से 10 में से आप ज़्यादा नहीं तो 7-8 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो। उसके बाद आ जाती है हमारी बात जनरल इंग्लिश पर। तो देखिए, जनरल इंग्लिश आपको कैसे करनी है। तो जनरल इंग्लिश में जो हमारा पोर्शन रहता है वो वोकैब प्लस ग्रामर का रहता है। तो देखिए, एक चीज़ आपके पास है वोकैब और दूसरी चीज़ है ग्रामर। अब इतने कम टाइम में जिसको ग्रामर नहीं आती वो ग्रामर नहीं सीख सकता। आपको थोड़े से रूल्स आ सकते हैं पर पूरी ग्रामर नहीं आ सकती। तो आपको क्या करना है, आपको इसको टारगेट करना है। आप वोकैब को अच्छे से करिए। उसमें आपको क्या कुछ पढ़ना है, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनियम एंड एंटोनियम। और अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो आप एक्टिव, पैसिव और नरेशन, ये 4 चीज़ें आप कर लीजिए इसमें से। तो इंग्लिश में आपके मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। देखिए, ग्रामर का फिर वही हो जाता है कि ये बहुत ही वास्ट एरिया है, आप इसको इतने कम टाइम में कवर नहीं कर सकते। अब देखिए, जो बचा है GK का। तो GK के हमारे पास 10 क्वेश्चन आने हैं। तो देखिए, GK के 10 क्वेश्चन में से आप एक बात सोचिए खुद से कि अगर आप बिल्कुल पढ़कर जाएंगे GK, मान लीजिए आपने जितना भी टाइम बचा है सारा का सारा टाइम अपने GK को दे दिया, तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं। क्या आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप इसमें से मैक्सिमम 5 to 6 मार्क्स है जो बिल्कुल श्योरिटी के साथ स्कोर कर सकते हैं। पर अगर आप बिल्कुल पढ़कर भी नहीं जाते तब आप कितने स्कोर कर लोगे? तब आप कर लोगे 2 to 3 मार्क्स। GK में से आप 2 से 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही कर सकते हो बिना कुछ पढ़े। इतनी GK सबको आती होती है। तो देखिए, इसके आगे हमने स्ट्रेटजी कैसे अपनानी है वो मैं क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए बताऊंगा, तब आपको वही फॉलो करनी है इसके लिए। तो आप थोड़ा सा वीडियो में वेट कीजिए लास्ट तक। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं JEE, ALM एंड ASSA की पोस्ट के लिए। इसमें भी सब्जेक्ट के रिलेटेड 70 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी आपका ही फील्ड है तो आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें सेम GK का जो उसमें बताऊंगा वही चीज़ इसमें फॉलो करना और इसमें फॉलो करना। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे। वही चीज़ है कि रीजनिंग की अगर आप सारी टाइप्स को आधा घंटा भी ध्यान से देख लोगे तो ये आराम से कवर हो जाएगी। और इसकी प्रैक्टिस के लिए वही क्लर्क के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, वो इनफ रहेंगे इसके लिए।
तो ये आपका उसमें कवर हो जाएगा। और देखिए ये रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें अगर आप 10 क्वेश्चन है तो आप 7, 8, 9 मैक्सिमम 10 भी लेकर आ सकते हैं कई बच्चे, तो ये आपके लिए अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल इंग्लिश। जर्नल इंग्लिश के लिए वही चीज़ है कि देखो इसमें अभी मैंने बताया वो थोड़ा सा ब्रीफ में बताया है, आगे क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश है तो उसमें डिटेलिंग में बता देता हूँ यही चीज़। तो इसमें जो मेन चीज़ है आपके पास, एक तो सब्जेक्ट है आपका खुद का 70 नंबर का, और दूसरा है रीजनिंग जो 10 नंबर की है, 80 मार्क्स का तो यही रहता है। और एक चीज़ और, जो आरए और जेई की पोस्ट है इनमें कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं एक तो, और दूसरा इनमें क्वालिफिकेशन भी थोड़ी स्पेसिफिक पूछी जाती है। तो देखिए अब हम देख लेते हैं क्लर्क के एग्जाम का पैटर्न। जीके के 20 क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, तो चलिए भाई समझते हैं। तो चलिए अब हम क्लर्क के एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं जो लास्ट ईयर आया था। यहाँ पे मैंने पूरे लास्ट ईयर के एग्जाम का पूरा एक्सरे किया हुआ है। मैंने देखो ये खुद से किया है इसीलिए वीडियो में थोड़ी सी देरी हो गई है कि मैंने खुद एनालाइज किया ये चीज़ों को कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं किस चीज़ में से, और हमें क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ हमको करनी है। देखो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको कि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहते हैं, और ज़्यादातर बच्चे किसके पीछे पड़े रहते हैं, जीके के पीछे। तो वो क्या करते हैं, जीके के पीछे पड़े तो रहते हैं पर उनसे जीके इतनी हो नहीं पाती कि वो 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर ले या फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर ले। एक भी बच्चा मुझे बता दीजिए कि जिसने जीके की तैयारी अच्छे से की हो और एग्ज़ाम में वो जीके में से पूरे बटा पूरे मार्क्स लेकर आ गया हो। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कि जो आपके एग्ज़ाम में से पूरे मार्क्स लेके आ जाए जीके के टॉपिक में से। तो अब हमने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, तो चलिए पहले हम एनालिसिस देख लेते हैं हमारा कि क्या कहता है एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन वगैरह लिखे हुए हैं कि कितने क्या है। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ समझनी है वो है बोनस, कि हमारे पास बोनस चीज़ क्या है कि जिसमें हमको कुछ भी एफर्ट कम करना है और हमको फ्री में मार्क्स मिल जाएं। तो देखिए सबसे पहले जो आपके पास रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इनको मैं बोनस मानता हूँ। ये प्योर बोनस होता है। कैसे होता है, अगर आप 2 या 3 दिन भी अच्छे से रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को पढ़ लें, जिसको बिल्कुल नहीं आता और जिसको आता है उसने क्या करना है कि इसमें जो भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ये सभी आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएंगे। इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया होगा। तो इसमें आपको क्या है, रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आगे इसको बताऊंगा कि और क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। तो पहले जो है हमारे पास रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इनको मैं बोनस में रख रहा हूँ। दूसरा हमारे पास एनालिसिस किया है हमने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, जिसको हम मैथ्स बोलते हैं। इसमें हमारे लास्ट ईयर नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज में से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस में से 1 क्वेश्चन, रेशो में से 2 क्वेश्चन, इसमें 1 क्वेश्चन पार्टनरशिप का भी था, मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड में से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस बोल सकते हो इसको, टाइम एंड वर्क में से 1 क्वेश्चन था और मेंसुरेशन में से 4 क्वेश्चन थे। देखो बहुत से बच्चों ने क्या सोचा था कि पेपर सिर्फ अर्थमेटिक बेस्ड आएगा, पर यहाँ पर देखो क्या हुआ कि उन्होंने मेंसुरेशन या फिर ज्योमेट्री, थोड़ा सा पोर्शन हम ज्योमेट्री का भी मान सकते हैं, पर ज़्यादातर इसमें से जो क्वेश्चन थे ना वो मेंसुरेशन के पर ही बेस्ड थे। मैंने पेपर एनालिसिस किया है तो मैं तभी बता रहा हूँ आपको कि वो एरिया के रिलेटेड ही पूछा हुआ था। स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल देखकर ऐसी चीज़ें पूछी हुई थी, एरिया का रिलेशन पूछा हुआ था। तो मेंसुरेशन में से 4 क्वेश्चन। अभी आपकी देखो मेंसुरेशन सीरीज चल रही है, तो ये मत सोचा करो कि वो सिर्फ पटवारी एग्जाम के लिए है। अभी आपने देखा होगा कोऑपरेटिव एग्जाम में भी जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें भी मेंसुरेशन पूछी गई है। तो जो जे वाला एग्जाम है इसमें भी मेंसुरेशन आएगी, तो ये चीज़ अपने माइंड में फिट कर लो। तो आपको मेंसुरेशन भी करके जानी है। तो और नंबर सीरीज पे 3 से 4 क्वेश्चन थे। अभी हम सिर्फ पैटर्न समझ रहे हैं कि कैसे पैटर्न आया था। और इंग्लिश में क्या होता, हमारे पास 20 क्वेश्चन थे, प्रेपोजिशन में से 3 क्वेश्चन की जिनमें हमको प्रेपोजिशन फिल करनी थी, सिनोनियम एंटोनियम में से 5 क्वेश्चन, ईडीएम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से 5 क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 3 क्वेश्चन और वॉइस जो एक्टिव पैसिव होता है उनमें से 3 क्वेश्चन, फिलअप्स में से 1 क्वेश्चन। ये एक
एग्ज़ाम के पैटर्न पे होगा, अगर थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है। अगर आप और पेपर्स देखोगे तो किसी में एक क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हो सकता है, उसमें कम हो सकता है, पर हम इसको यही मान रहे हैं। अब हमारा जीके का पैटर्न देख लेते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन, मिडीवल में से 1 क्वेश्चन, पॉलिटी में से 5 से 6 क्वेश्चन, जियोग्राफी में से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन, मिसलेनियस से 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये है आपके पास सारा एग्जाम का पैटर्न। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो मैं साइड पर हो जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि हमको कैसे अप्रोच करना है। देखिए सिलेबस बहुत वास्ट है और टाइम आपके पास बिल्कुल लिमिटेड है। अगर आप सोच रहे हो कि ये पेपर बहुत ही लेट होगा तो ऐसा नहीं है। जब एग्ज़ाम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे उसके 20 या 15 दिन के अंदर अंदर ये पेपर करवा लिया जाएगा। और इनकी अगर आप लास्ट रिक्रूटमेंट देखोगे तो बहुत ही फास्ट थी वो रिक्रूटमेंट। और अब हम इसमें बात करते हैं, देखो कैसे हमको अप्रोच बनानी है। तो देखो सबसे पहले जो आपको चीज़ समझनी है कि इसमें इसके कितने क्वेश्चन हैं एप्टीट्यूड के। आपके पास न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के हैं 25 क्वेश्चन और बोनस में हमारे पास रीजनिंग के हैं 25 क्वेश्चन। अगर मैं इन दोनों का टोटल देखूं तो हमारे पास 50 क्वेश्चन हैं जो हमारे पास लॉजिकल बेस्ड है, कि जिनको आप पढ़कर क्लियर कर सकते हो। देखो सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होगी, तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं आप, पर एक बार मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना। तो देखो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन हैं, बोनस में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं, टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन। इसमें से आप बताइए मुझे कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं 50 में से, इन दोनों को मिलाकर। इसमें 25 में से तो 20 प्लस तो लेकर आने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, और इस 25 में से भी आपको 20 प्लस लेकर आने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो मैं मान रहा हूँ कि 50 में से मान लीजिए आप 45 का स्कोर कर रहे हैं। अगर देखो किसी का मैथ्स वीक है तो अभी उसके पास इतना टाइम है कि वो इसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो ये ज़्यादा नहीं है जो मैंने लिखा है। क्योंकि अगर आप देखो एक चीज़ समझो यार, कि जीके का कोई क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए जीके का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है, और मैं जीके का ही टीचर हूँ। तो देखो अगर मेरे लिए वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया जीके का तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा। पर मैथ्स में ऐसा होता है क्या? मैथ्स में नहीं ऐसा होता। अगर मैथ्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर वो सबके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता। ये आपको पता होगा, बहुत से बच्चे मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल भी लेकर आते हैं। तो ये 50 में से 45 नंबर ज़्यादा नहीं लिखे मैंने, 45 नहीं करना तो आप 43 40 प्लस तो आपको लेकर ही आने पड़ेंगे। अब देखिए बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में प्रेपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेजेस, ये सभी क्या है हमारे पास वोकैब का पार्ट है, कि आप वोकैब में मान सकते हो इसको कि वोकैबुलरी का पार्ट है। अभी तक इसमें ग्रामर का कुछ भी नहीं दिया, ग्रामर का सिर्फ सेंटेंस इंप्रूवमेंट है हमारे पास, या फिर एक आधा फिलअप है, ठीक है। तो हमने क्या करना है इंग्लिश में हमको ज़्यादातर फोकस किस पर रखना है? वोकैब पे। आपको वोकैब करनी है, कहाँ से करनी है इसके सोर्सेज मैं बाद में बताता हूँ। आपको सबसे पहले फोकस करना है वोकैब पर, और फिर आपके पास जो हमारे पास वॉइस में 3 क्वेश्चन हैं, एक्टिव पैसिव, इसके बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो ये इजी है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको दूसरा क्या करना है? वॉइस करनी है। ये फिलअप और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये ग्रामर बेस्ड होते हैं। अगर हमारे पास 4 क्वेश्चन है तो 2 आप कर ही लोगे बिना पढ़े हुए, ठीक है, 1 तो कर ही लोगे। तो आपको इसमें से मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने हैं इंग्लिश में से। तो देखिए 45 नंबर आपके यहाँ पर हो गए, इसमें से आप जितना मैक्सिमम लेके आ सकते हो। देखो 20 क्वेश्चन है तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि आप कितने लेकर आ सकते हो इसमें से। आपको जितना भी कंफर्टेबल लगता है कि इंग्लिश में से मैं इतने लेकर आ सकता हूँ। तो देखिए 20 हैं तो ज़्यादातर जो बच्चों का जवाब रहता है कि सर 10 से 15 नंबर तक हम लेकर आ सकते हैं। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि इसमें आप कितने लेकर आ सकते हो? 12 नंबर लेकर आ सकते हो। मैंने 12 माने हैं, 10 ना 15, इन दोनों मिड ले लिया। 45 प्लस 12 कितने हो गए हमारे पास? 57। देखिए मैं नंबर भी लिख रहा हूँ साथ साथ कि आपको पता लगे कि जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कोई हवा में बातें नहीं कर रहा। अब देखिए जीके का है हमारे पास 20 क्वेश्चन। इससे पहले हम कंप्यूटर देख लेते हैं। देखिए कंप्यूटर मैंने छोड़ा हुआ है यहाँ पे। तो कंप्यूटर के आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप कितने नंबर स्कोर कर सकते हो? क्योंकि कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सब सब्जेक्ट्स के लिए सेम है। आपने अभी पटवारी में भी पढ़ा होगा कंप्यूटर,
आगे और भी जो अपने एग्ज़ाम देने हैं उनके लिए भी आप तैयारी करोगे। तो कंप्यूटर का सिलेबस मोर और लेस सेम रहता है। तो 10 में से अगर मैं ज़्यादा नहीं तो 4, 5, 6 जितने भी आपको हो, 5 नंबर मान लेते हैं कि कंप्यूटर में से आप लेकर आ सकते हो 62। तो देखिए 57 + 5 62 नंबर हो गया हमारे पास। अभी आपके पास आ जाती है जीके। देखिए जीके कितने नंबर की है, 20 नंबर की। और इसमें हमारे पास करंट अफेयर्स भी हैं जो पिछले एग्जाम में 2 आए थे, पर इनके जो और थे ना स्टैटिक बेस्ड, जैसे कि मिसलेनियस क्वेश्चन है, नेशनल पार्क्स वगैरह पे बेस्ड, इन्वेंशंस वगैरह पे बेस्ड, अगर मैं इनका टोटल करूँ देखिए 2, 5, 7, और इसमें एक और क्वेश्चन था जो हमारा ज्योग्राफी में था नेशनल पार्क रिलेटेड, उसको मैंने इसमें रख दिया है। तो 2 क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं, 7 और 2 9। तो ये 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल क्या है, हमारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि करंट अफेयर्स प्लस अगर मैं मिसलेनियस पढ़ूँ सिर्फ, तो 9 क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे पास। प्लस अब देखो जीके में आपको क्या करना है, जीके में आपको सभी कुछ नहीं पढ़ना होता। जो हमारे सभी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़िए, इसमें आपके पास 6 क्वेश्चन हैं। प्लस आप करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। प्लस आपको इन्वेंशंस, नेशनल पार्क्स और बुक्स वगैरह जो भी ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रहती है मिसलेनियस में, तो आप इसको कवर करेंगे। देखिए ये एंशिएंट मिडीवल जो हमारी हिस्ट्री है ना, ये कोई फिक्स नहीं रहती कि इसमें से इतने ही आएंगे, मिडीवल में से इतने ही आएंगे। पर पंजाब के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पॉलिटी, करंट अफेयर्स और मॉडर्न हिस्ट्री, पहले अभी लास्ट एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आई, पर ये 3 सब्जेक्ट्स क्या होते हैं एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। तो आप इन 3 पर पकड़ बनाइए और यकीन मानिए, अगर आप देखिए, मैं बोलता हूँ कि अगर आप पूरा का पूरा टाइम जीके पढ़ें, ठीक है, कि अगर आप पूरा का पूरा जितना भी एग्जाम में टाइम है सिर्फ जीके ही पढ़िए, तो आप कितने मार्क्स लेकर आ सकते हो मैक्सिमम। आप बोलोगे सर 15 से 17, इतना ही लेकर आ सकते हो, कोई भी टॉपर का देख लेना इतने ही मार्क्स आए होंगे, 15 से 17। और अगर आप बिल्कुल भी ना पढ़कर जाओ तो कितने लेकर आ सकते हो, बिल्कुल भी ना पढ़कर लेके जाओ, अगर मैं तुक्के भी मारूं तो हमारे पास 7 से 8 मार्क्स बिल्कुल आराम से आ जाते हैं, बिल्कुल भी अगर कुछ ना पढ़ कर गया हो बंदा। तो देखो जो गैप है ना टॉपर और आपके मार्क्स के बीच के, वो क्या है, 7 और 8 मार्क्स का ही है। पर जो आपने टाइम, कॉस्ट और अपना जो समय बर्बाद किया है वो सब किस पर करना चाहिए था आपको, इन चीज़ों पर। तो जो आपका इधर 7 नंबर का कॉस्ट है ना, वो इन सब्जेक्ट्स को पूरी करनी पड़ेगी। इन सब्जेक्ट्स की जो हमारी कॉस्ट है वो इधर पूरी होगी 7 नंबर के लिए। तो आपको देखना है कि आपको 7 नंबर चाहिए उधर, या फिर आपको इनमें से फुल स्कोर करना है। तो देखिए जीके, आप कोई भी टॉपर की स्ट्रेटजी सुन लीजिएगा तो वो इतना ही कहेगा जीके मैंने इतनी पढ़ी है कि सिर्फ जितने से मेरा काम चल जाए। तो देखिए जीके आपको सिर्फ इतनी पढ़नी है कि जितने से आपका काम चल जाए। जीके में आपको ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने बता दी हैं वो आपको करनी है। आप इसमें से 20 में से 20 लाने की कभी मत सोचना, ठीक है। और जितने मैक्सिमम मार्क्स आप फेच कर सकते हो इसमें से, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको फेच करने हैं। तो 20 में से आप मान लीजिए आपके 10 मार्क्स आ जाते हैं, तो मैं 72 मान लेता हूँ। देखिए 72 क्या है, हमारा रॉ स्कोर है। अभी इसके बाद नॉर्मलाइजेशन काम करती है, और 72 तो मैंने अभी जो हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस है उनके हिसाब से है। किसी की स्ट्रेंथ वीकनेस अलग होती है, किसी को जीके ज़्यादा आती है, किसी की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती है, किसी का मैथ ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं 5 नंबर और स्कोर कर सकता हूँ यहाँ से, तो वो इसको आगे भी बढ़ा सकता है मार्क्स को। तो देखिए ये थी हमारी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कि हमको पहले किसको टारगेट करना है। सबसे पहले आप टारगेट करेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग को। इनके 50 क्वेश्चन हैं, आधा पेपर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर आप देखेंगे इंग्लिश में से आपको क्या कुछ पढ़ना है, फिर आप कंप्यूटर को टारगेट करेंगे, और जीके को यकीन मानिए भाई मेरे लास्ट में रखना, नहीं तो अगर ये पहले रख कर बैठ जाओगे ना तो ऐसा है कि ये दलदल की तरह होती है। जितना इसमें से आप पढ़ते चले जाओगे उतना उसमें आप घुसते चले जाओगे। तो इसको बिल्कुल लास्ट में रखना, और इसमें ज़्यादा छोड़ने वाला होता है रेदर देन पढ़ने से। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, पढ़नी कम पड़ेंगी, और सिलेक्टेड सही पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगी आपकी। अब देखिए आगे कि हमारे सोर्सेज क्या होंगे हमारे पास। तो देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपको कहाँ से करना है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए आप SSC CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए SSC CHSL की क्यों बोला, क्योंकि जो हमारी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो कौन सी है, TCS।
ये TCS ही हमारे SSC CHSL के पेपर ले रही है एट प्रेजेंट। तो यही एजेंसी आपके पेपर सेट करेगी और इसी के पास क्या होता है, क्वेश्चन बैंक होता है। तो देखिए ज़्यादातर क्या होते हैं, रिपीट ही होते हैं। तो क्वेश्चन किस लेवल के हो सकते हैं, CHSL लेवल के। मैंने ये भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, मैंने आपका PSPCL का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो आप दोनों एग्ज़ाम्स को मैं कंपैरिजन करके बता सकता हूँ कि जो लेवल रहेगा वो सिर्फ इसी पेपर के बेस्ड ही रहेगा। तो आपको CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग आपको उसी से करनी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपको वहीं से करना है। और इंग्लिश के लिए आप एक बुक रेफर कर सकते हो, नीतू सिंह पैरामाउंट की बुक आती है, नीतू सिंह पब्लिकेशन की। तो उसमें से आपको वोकैब कवर करनी है, सिनोनिम एंटोनियम और वॉइस भी दी हुई है। तो आप वहाँ से ये सब कुछ कवर कर सकते हो। और जीके के लिए आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप उनमें से कोई भी एक लेकर जो मैंने पोर्शन बताया है आप वो पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर्स के लिए इतने सोर्सेज हैं तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप वो सब कुछ देख सकते हो कि कहाँ से करना है। तो चलिए अब हम आके इनकी जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं और सैलरी देख लेते हैं। चलिए भाई, अब हम इन सभी पोस्ट के लिए जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं कि इनके पास क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले हमारे पास RA की पोस्ट, इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू अकाउंटेंट। इसको इंचार्ज ऑफ दी रेवेन्यू ब्रांच भी कहा जाता है। और ये ऑफिस जॉब है आपकी, 9 to 5 क्या इसकी टाइमिंग है। सैटरडे जनरली ऑफ रहता है, पर किसी दिन जैसे मान लीजिए कि वर्कलोड ज़्यादा होता है इस पोस्ट के लिए और जैसे कभी किसी को काम पड़ जाए तो सैटरडे को वर्किंग भी कर दिया जाता है हायर ऑफिसर्स के द्वारा। तो इसमें देखिए 9 to 5 ही रहेगा वैसे तो जनरली। और इसमें कंज्यूमर डीलिंग होती है आपकी। ये देखिए जो सब कुछ मैं बता रहा हूँ वो सब डिवीज़न लेवल पर ही बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ज़्यादातर अभी जो भी पोस्टिंग्स होंगी ना आपकी सभी सब डिवीज़न लेवल पर ही होंगी। तो इसमें हम देख लेते हैं सब डिवीज़न लेवल पर क्या क्या काम होते हैं। जैसे कंज्यूमर कंप्लेंट्स होती हैं, कोई बिल रेक्टिफाई करना, ठीक है, उनके कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई बिल गलत बन गया या कुछ भी डोमेस्टिक लेवल पर कमर्शियल लेवल का कोई बिल गलत बन गया, तो ये सब कुछ किसके अंडर आएगा, रेवेन्यू अकाउंटेंट के अंडर। और रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, जो मंथली हमको रिटर्न्स देनी होती हैं। इंडस्ट्री रिलेटेड बिल्स होते हैं, जो हायर इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लार्ज सप्लाई, मीडियम सप्लाई, ठीक है, उनके बिल्स होते हैं, वो सभी इसके अंडर आ जाते हैं। डिफ़ॉल्टिंग लिस्ट प्रिपेयर करना, तो देखिए जो कंज्यूमर काफ़ी टाइम से बिल नहीं पे करते उनको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उनके लिए अलग से लिस्ट निकलती हैं, उनसे फिर रिकवरी करी जाती है, तो उसको हम डिफ़ॉल्टिंग लिस्ट बोलते हैं। और की एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे अगर आप बिल देखोगे ना अपना तो उसके ऊपर एक कोड दिया होता है, स्टेटस कोड, कि अगर तो वो ओ लिखा हुआ है उसका मतलब होगा ओके कि आपका बिल बिल्कुल सही है। और ऐसे ही बाकी के कोड होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, क्लियर करना होता है, ठीक है। तो ये सभी काम किसके अंडर आते हैं, RA के अंडर। देखिए ये सभी काम RA खुद नहीं करता, इनके अंडर आगे UDC, ठीक है, LDC सभी होते हैं। तो एक RA ब्रांच में एटलीस्ट 4 to 5 UDC LDC होते हैं, तो ये काम उनमें ही बांटा जाता है। RA को सुपरवाइज करना होता है, पर RA के पास वर्क लोड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और इसके अंदर और भी एक कोर्ट केसेस भी इसी के लिए होते हैं, पर उसके लिए अलग से एक मतलब आप कह सकते हो कि ब्रांच बना दी जाती है कि अगर वर्कलोड ज़्यादा हो तो कोर्ट केसेस का काम अलग दिया जाता है। अब देखिए दूसरा है हमारे पास JE की पोस्ट। ये क्या है, फील्ड जॉब है, 9 to 5 इसकी ड्यूटी है। पर देखिए इसके लिए कोई टाइम पर्टिकुलर नहीं होता। मान लीजिए कि रात को इसकी ज़रूरत पड़ गई या कहीं पर क्या हो गया कि कुछ ज़्यादा फॉल्ट आ गया, तो JE को वहाँ पर भी जाना पड़ सकता है। तो JE के लिए कभी भी कोई टाइम फिक्स नहीं होता। और देखिए इनका काम क्या होता है, मेंटेनेंस का काम होता है कि सप्लाई कंटिन्यू रहे, अगर सप्लाई में कुछ दिक्कत आती है तो वो उसको सही करना होता है। तो इसके पास अभी वर्क परमिट वगैरह लेना होता है, आगे सप्लाई को बढ़ाना है, तो ये सब कुछ क्या आता है, JE के अंडर आ जाता है। और इसके देखो मेन काम इनका एक रीडिंग्स का भी होता है, डिफ़ॉल्टिंग का भी होता है, कंज्यूमर डीलिंग का भी होता है। कंज्यूमर डीलिंग में क्या होता है, जैसे कोई नया मीटर लगवाना है किसी को, ठीक है, पुराना मीटर हटवाना है, मीटर चेंज करवाना है, मीटर में कोई दिक्कत आ रही है, तो सभी कुछ किस में आ जाता है, JE के काम के अंडर आ जाता है। देखो रीडिंग्स में भी क्या होता है कि जैसे जो हमारे डोमेस्टिक के बिल है, आपको पता है कि डोमेस्टिक के बिल क्या है, घर पर वो आती है मशीन से, उसमें बनाकर दे जाते हैं। पर बाकी जो इंडस्ट्री और बाकी बिल्स होते हैं सोलर वगैरह के, तो उनके लिए अलग अलग ऑथराइजेशन और पॉइंट्स होती हैं कि इसकी रीडिंग्स किसको लेकर आनी है। तो JE को भी ऐसे ही किसी एक चीज़ के लिए ऑथराइज किया जाता है कि इसकी रीडिंग्स आपको लेकर आनी होती है।
तो ऐसे ही डिफ़ॉल्टिंग लिस्ट जो इधर देखो आ रहे हैं, डिफ़ॉल्टिंग लिस्ट बनाता है, तो वो रिकवरी करवानी होती है, किसको करवानी होती है? जेई को। तो देखो जेई के पास एक पर्टिकुलर एरिया होता है, अगर किसी सब डिवीज़न में 3-4 जेई हैं तो वो सारा एरिया क्या है, सब डिवीज़न उसी अकॉर्डिंग बांट दी जाती है। अब देखिए क्लर्क का क्या काम है, जो आप मेन यहाँ पे जानने के लिए आए हो। तो देखिए क्लर्क की जॉब भी ऑफिस की जॉब है, जहाँ पे 9 to 5 होता है इसका वर्क भी। सैटरडे क्या है, इसको ऑफ होता है, पर अगर वर्क ऑर्डर वगैरह हो जाते हैं तो सैटरडे भी बुलाया जा सकता है, और ऐसे ही बाकी हॉलीडेज़ पे भी हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। देखिए क्लर्क को कभी भी एक ब्रांच में नहीं जरूरी है कि वो उसी में पोस्टिंग होगी उसकी, तो इसके आगे क्या है, डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, जैसे रेवेन्यू ब्रांच, एसडीसी का काम होता है, इसको कंज्यूमर क्लर्क का काम होता है, कैशियर हेड का काम होता है। तो इसमें से किसी भी एक पोस्ट पे आपको क्या दी जाती है, पोस्टिंग दी जा सकती है। तो इसमें डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। तो देखिए रेवेन्यू में क्या होता है, जो हमने आरए का काम देखा है वही काम इनमें बढ़ जाता है क्लर्क के काम में। और एसडीसी का काम क्या होता है, जैसे कोई लेटर आया है डिवीज़न से उसको आगे फॉरवर्ड करना, ठीक है, और जो भी आगे मंथली बेसिस पे रोल बनते हैं, ठीक है, जेईज के लिए जो भी हमारा काम होता है वो सभी क्या होते हैं, एसडीसी ही करता है। और सीसी का काम क्या होता है, कंज्यूमर क्लर्क का, जैसे कोई नया मीटर अप्लाई करना, पुराना मीटर हटवाना, उसकी एप्लीकेशन कौन रिसीव करता है, कंज्यूमर क्लर्क करता है। तो देखिए ये सभी अलग जॉब प्रोफाइल्स हैं। कैशियर हेड आपको समझ होगे कैशियर हेड का काम क्या होगा, जो आप बिल पे करते हो वहाँ पर जाकर, वो सभी क्या है, कैशियर हेड के काम के अंदर आता है। तो देखिए ये थी हमारे पास डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स। अब हम सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सैलरी में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारी नई पोस्ट रिक्रूट हो रही हैं तो उनके लिए सेंटर का पे स्केल लागू किया गया है। जो सेंटर का पे स्केल है वो ही अप्लाई होगा अभी सभी के रिक्रूटमेंट्स पे। पर जो आपकी देखी होगी कि जो आपने नई वाली रिक्रूटमेंट हुई थी अभी एलडीसीज की, पर उनको जो सैलरी मिल रही है एट प्रेजेंट, वो कौन सी मिल रही है, वो पुरानी ही मिल रही है, बेसिक पे स्केल जो डीसी रेट होता है। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पीएसपीसीएल एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसपीसीएल सेमी गवर्नमेंट बॉडी होती है, और इसमें जो भी हमारी सैलरीज हैं, कुछ भी आता है तो उनके लिए अलग से सर्कुलर इंप्लीमेंट होते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया हो कि सर्कुलर निकाल दिया हो कि आज से ये वाली सैलरी इंप्लीमेंट हो जाएगी, पर पीएसपीसीएल अपना डिफरेंट सर्कुलर निकालता है, और जब तक वो सर्कुलर नहीं आता तब तक पुराना पे स्केल ही लगता रहता है। तो अगर आप देखिए, मैं इसको ऐसे ही नहीं बोल रहा, आपके सामने पे स्लिप्स हैं, ये आपके सामने आरए की पे स्लिप है, इस पर आप ग्रॉस पे दे सकते हो, ये है नेट पे जो इन हैंड उनको मिल रही है, और ये आपके सामने जेई की पे स्लिप है, इस पे आप ग्रॉस सैलरी दे सकते हो और नेट सैलरी देख सकते हो। ये आपके सामने एलडीसी की सैलरी है, ग्रॉस सैलरी देख सकते हो 13,000 के अराउंड है, और नेट सैलरी 11,300 के अराउंड है। ऐसे ही एएलएम की भी आपके सामने पे स्लिप है, इसमें जो 10,000 के अराउंड है आपकी सैलरी ग्रॉस पे, और 8,800 के अराउंड आपकी नेट पे है जो इन हैंड आपको मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। इनके बाद जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज रह जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है, आप उस पर जाकर भी हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा फेसबुक पर भी ग्रुप है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इन वीडियोस को आगे शेयर भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई।